चलिए स्टार्ट करें। क्या पढ़ा था कल हमने? कहां तक हो गया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया था। समझ में आया सबको? कोई डाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? पक्का ना? So gel electrophoresis is a technique of separation of DNA fragments on the basis of size. किसके बेसिस पर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं? साइज के बेसिस पर, याद है? और यहाँ पर मीडियम क्या यूज किया जाता है? एग्रोस। एग्रोस को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? रेड एल्गी। एग्रोस में क्या मिक्स किया? वाटर। इसको माइक्रोवेव में हम क्या करते हैं? हीट। उसके बाद किस में डालते हैं? जेल कास्टिंग ट्रे। कुछ समय के लिए इसको क्या होने देते हैं? सॉलिडिफाई। जब ये सॉलिडिफाई होता है तो इसमें मेश लाइक नेटवर्क ऑफ क्या बन जाता है? पोर्स। पोर्स का डायमीटर क्या होता है? कम। जितना छोटा फ्रैगमेंट वो उतनी आसानी से मूव कर सकता है। याद है या नहीं? स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट विल मूव अप टू द फारदेस्ट पॉइंट। पढ़ा था हमने ऐसा कुछ? याद आ रहा है ये? ठीक है, चलिए। और जिस भी लेंथ का फ्रैगमेंट हमको चाहिए उसको हम जेल से कट करके बाहर निकालते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है एल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? एल्यूशन। याद है सबको? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज पीसीआर। पीसीआर, और वी कैन कॉल इट एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर। यार शांत हो जाओ, समझ लो प्लीज। ये चैप्टर खत्म करना है आज। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि डीएनए को साइज के बेसिस पर सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रो। अच्छा, इसको देखने के लिए हम कौन सी डाई ऐड करते हैं इसमें? इथिडियम ब्रोमाइड। ये किसको स्टेन करती है? डीएनए को। उसके बाद हम इसको कौन सी लाइट में ऑब्जर्व करते हैं? यूवी। डीएनए किस कलर का दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स। सही बात है। जिस भी लेंथ का डीएनए चाहिए होता है हम वहां से जेल को कट करते हैं, डीएनए को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है एल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्यूशन। बताया था कल या नहीं? अब ध्यान से सुनिए। अब हमारा डीएनए फ्रैगमेंट कौन सा है? ये वाला। कितनी कॉपी है इसकी? एक। क्या ये हमको दिखेगा बीकर में? नहीं। क्या ये हमको बीकर में दिखेगा? नहीं। कितनी कॉपी है इसकी? एक। एक कॉपी जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, क्या इस कॉपी को प्रिजर्व कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट जो हमको दिखता भी नहीं है, जिसकी कॉपी खाली एक है, जिसकी कॉपी कितनी है? खाली एक है। उसको प्रिजर्व कर पाना, उसको प्रोटेक्ट कर पाना मुश्किल होगा या नहीं? अगर गलती से ये डिस्ट्रॉय हो गया या खो गया तो हमको पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। हमको पहले डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको सेपरेट करना पड़ेगा, फिर कट करके दोबारा से निकालना पड़ेगा। तो क्या हो कि अगर मैं इस डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना लूं, अगर मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज होंगी, तो अगर एक डीएनए खराब हो भी गया तो मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैं इन सैंपल्स के अंदर से एक कॉपी को दोबारा निकाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? नहीं? तो जिस भी डीएनए फ्रैगमेंट को आप सिलेक्ट करते हो, उस डीएनए फ्रैगमेंट की हम कॉपीज को बढ़ा देते हैं, उसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? और इसको कैसे अचीव किया जाता है? बाय वन टेक्निक कॉल्ड पीसीआर। क्या बोला जाता है इसे? पीसीआर। तो पीसीआर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज मेनली यूज्ड टू इंक्रीज, इट इज मेनली यूज्ड टू इंक्रीज multiple identical it is used to increase multiple identical copies of selected DNA fragment, of selected DNA fragment। जिस भी डीएनए फ्रैगमेंट को आप सिलेक्ट करके कट करके निकालते हैं, उस डीएनए फ्रैगमेंट की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पीसीआर। क्या बोला जाता है इसे? पीसीआर। ठीक है। हम उसको एक बार रेप्लिकेट करवाएंगे तो कितनी कॉपी बनेंगी? दो। दूसरी बार करवाएंगे चार, उसके बाद करवाएंगे आठ। ऐसे करके प्रोपोर्शनली मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी का नंबर क्या होने लगेगा? इंक्रीज। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो पीसीआर के जरिए हम सिलेक्टेड डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं। तो क्या हम इसकी कॉपीज को बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन का मतलब बढ़ाना। किसकी कॉपीज को बढ़ाना? डीएनए की कॉपीज को बढ़ाना। अच्छा, अगर डीएनए को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है तो सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे मैं क्या बोलता हूं? डीएनए रेप्लिकेशन। पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे से?
एक हेलिकेज एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, हेलिक्स अनवाइंड होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। एक स्ट्रैंड यहां सिंथेसाइज होता है, दूसरा स्ट्रैंड यहां पर सिंथेसाइज होता है। पढ़ा है ऐसा कुछ आपने? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से कितने डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं? दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अगर मुझे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो मुझे डीएनए को क्या करवाना पड़ेगा? रेप्लिकेट। क्या करवाना पड़ेगा? रेप्लिकेट। रेप्लिकेशन होता कहां पर है? सेल में। होता कहां पर है? सेल में। लेकिन क्या यहां पर रेप्लिकेशन सेल में हो रहा है या लैब में हो रहा है? लैब में हो रहा है। अगर कोई भी प्रोसेस अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इन वीवो। अगर कोई भी प्रोसेस अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर होता है तो क्या बोलेंगे? इनविट। रेप्लिकेशन का मेनली एनवायरनमेंट कौन सा है? सेल। लेकिन हम इसको करवा कहां पर रहे हैं? लैब में। तो पीसीआर इन विवो प्रोसेस है या इन विट्रो प्रोसेस है? इन विट्रो प्रोसेस है। सो पीसीआर इज अ काइंड ऑफ इन विट्रो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है ये? इन विट्रो प्रोसेस होता है। पीसीआर इज अ काइंड ऑफ इन विट्रो प्रोसेस, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पीसीआर के जरिए हम सिलेक्टेड डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज को बनाते हैं, कहां पर? लैब में। इसीलिए कैसा प्रोसेस है ये? इन विट्रो प्रोसेस है। किस प्रकार का प्रोसेस होता है? इन विट्रो। अब पीसीआर के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोला जाता है इसे? डीनेचुरेशन। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज डीनेचुरेशन। अभी क्लास में कोई नहीं आएगा यार, गेट लगा दो। क्लास में अलाउ मत करना किसी को। क्लास में अलाउ मत करना किसी को। ठीक है, गेट लगा दीजिए। ये सही नाटक कर रखा है तुम लोगों ने यार। मतलब धीरे धीरे आए चले जा रहे हो। या तो आ जाओ, ऐसा कौन सा तुम वीआईपी गेस्ट हो कि आराम से तुम 2:30 बजे तक आते रहो क्लास में। इधर सिलेबस हो नहीं रहा है, टेस्ट है आपका 12th को, ह्यूमन फिजियो और पूरा बायोटेक आ रहा है, प्रिंसिपल भी और एप्लीकेशन भी। तो पीसीआर में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? डीनेचुरेशन। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? डीनेचुरेशन। देखिए, लेट्स से दिस इज वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। And you know that both the strands run anti-parallel to each another, 5 prime to 3 prime, and again this is 5 prime to 3 prime। दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं। बोथ स्टैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अनदर बाय विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्टैंड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मैं इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल सकता हूं? बिल्कुल। ये वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसको मैंने जेल के अंदर से कट करके निकाला। कितने स्टैंड हैं? दो। दोनों स्टैंड कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर मुझे डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो मुझे टेम्पलेट स्टैंड चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए। टेम्पलेट स्टैंड चाहिए तो मुझे इन दोनों फ्रैगमेंट्स को, दोनों स्टैंड्स को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, सेल के अंदर तो एंजाइम होता है हेलिकेज। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन लैब के अंदर तो हमारे पास एंजाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? 94 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक बॉन्ड होता है। अगर मैं इसको 94 डिग्री पर हीट करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होते ही दोनों दोनों स्टैंड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट। और दोनों स्टैंड के सेपरेट होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? डीनेचुरेशन। तो अगर आप डीएनए को हाई टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर? 94 डिग्री पर हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक। और दोनों दोनों फ्रैगमेंट्स, दोनों स्टैंड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको? तो यहां पर पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां पर पोलैरिटी क्या होगी? अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए हैं? ब्रेक। और दोनों स्टैंड्स क्या हो चुके हैं? सेपरेट। दोनों स्टैंड के सेपरेट होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन। सो व्हाट इज डीनेचुरेशन? दिस इज नथिंग बट separation of both the strands of DNA, separation of both the strands of DNA, separation of both the strands of DNA is called denaturation। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन। और कैसे अचीव किया जाता है? बाय हीटिंग इट एट द टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस। हीट करने से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। बात समझ में आई? अब ये दोनों स्ट्रैंड हमारे पास अवेलेबल है या नहीं? बिल्कुल। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है? दूसरा स्टेप कौन सा होता है? सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एनीलिंग। इसको क्या बोला जाता है? एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब किसी भी चीज को जोड़ना। एनीलिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जोड़ना या अटैच करना। देखिए, अब एनीलिंग के दौरान होता क्या है?
आपको ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह याद है? याद होंगे, शुरुआत में मैंने बताया भी था आपको। याद है न्यूक्लियोटाइड? ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। हर एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों का बना होता है? तीन। देखिए सबसे पहले क्या होती है? पेंटोज शुगर। फर्स्ट कार्बन पर क्या अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस। फिफ्थ कार्बन पर क्या अटैच होता है? याद करिए, क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या मैं इसको एक न्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूं? एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? तीन। पेंटोज, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। कैन वी से दैट दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड? यस। इसी प्रकार से क्या मैं कह सकता हूं ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी क्या होगी? पेंटोस। फर्स्ट कार्बन पर क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। फिफ्थ कार्बन पर क्या होगा? जल्दी बताइए, फिफ्थ कार्बन पर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। बात समझ में आई? ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? सेकंड। दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना। इधर फर्स्ट कार्बन पर क्या होता है? HOH। इधर भी क्या होगा? HOH। थर्ड कार्बन पर दोबारा क्या होता है? HOH। कौन सा कार्बन है ये? थर्ड कार्बन। कौन सा कार्बन है? थर्ड। ये कौन सा कार्बन है? फिफ्थ। याद रहेगा? फिफ्थ कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट। फॉस्फेट के ऊपर कौन सा ग्रुप है? OH। थर्ड कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? OH। OH OH रिएक्ट होंगे तो क्या रिलीज होगा? वाटर। वाटर के रिलीज होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइएस्टर। याद आ रहा है? तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे कौन सा बॉन्ड बनाना पड़ेगा? फॉस्फोडाइएस्टर। लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए पिछले न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या होना चाहिए? OH। क्या होना चाहिए? OH। बिना इस OH के क्या आप फॉस्फोडाइएस्टर बना सकते हो? नहीं। और अगर फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा नहीं तो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? क्लियर है सबको? अच्छा अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। आप अच्छे से पढ़ चुके हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे। लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो तब ऐड होगा जब यहां पर OH हो। क्या इधर OH है? अरे देखो यार, ध्यान से सुनो। क्या इधर OH ग्रुप है कोई? क्या इधर कोई भी न्यूक्लियोटाइड है? नहीं। तो क्या डीएनए पॉलीमरेज अपने आप पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता है। क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि यहां पर OH ग्रुप है ही नहीं। OH ग्रुप यहां पर नहीं है। इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं? इस प्रोसेस के दौरान यहां पर हम प्राइमर ऐड करते हैं। क्या ऐड किया जाता है? प्राइमर। और मैं मान के चल रहा हूं प्राइमर आपको पता है। पता है या नहीं? व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर इज अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या होता है ये? शॉर्ट न्यूक्लियो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 8 से 10। इस न्यूक्लियोटाइड की शॉर्ट चेन को क्या बोला जाता है? प्राइमर। अच्छा, जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा इसके 3 प्राइम एंड पर कौन सा ग्रुप होगा? OH। कौन सा ग्रुप होगा? OH। तो प्राइमर की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या प्राइमर हमको 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा? क्या इधर भी प्राइमर हमको 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा? और अगर OH ग्रुप है तो इसके आगे हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना करके। लेकिन क्या पहले ऐसा संभव था? नहीं। पहले क्या कोई भी OH इधर था? नहीं था। न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं किया जा सकता था। इसीलिए हमको क्या चाहिए यहां पर? प्राइमर। और ये कौन सा प्राइमर होता है? दिस इज डीएनए प्राइमर। कौन सा प्राइमर है ये? डीएनए प्राइमर है। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? अच्छा एक और बात सुनिए, ये जो प्राइमर होता है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये इस डीएनए के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और जब दो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्लोज आएंगे तो क्या उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? जल्दी बताइए, क्या उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सो प्राइमर विल गेट कनेक्टेड टू टेम्पलेट स्टैंड विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमर कैसे जुड़ता है डीएनए के ऊपर? कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ध्यान से सुनना भाई, टेम्परेचर कितना था? 94। 94 पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कैसे? इसका मतलब हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। अगर टेम्परेचर 94 रहा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। प्राइमर यहां से हट जाएगा। लेकिन हमें प्राइमर को क्या करना है? जोड़ना है। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनाना है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए एनीलिंग के दौरान हम टेम्परेचर को रिड्यूस करके 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? कौन सा प्राइमर ऐड किया जाता है यहां पर? डीएनए प्राइमर। कौन सा प्राइमर ऐड करते हैं हम? डीएनए प्राइमर। और डीएनए प्राइमर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? 8 टू 10। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 8 टू 10। इसकी खासियत क्या होती है? ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स विच ग्रुप? It provides hydroxyl group at 3 prime end।
3 प्राइम एंड पर कौन सा ग्रुप प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोक्सिल, जिससे कि कौन सा बॉन्ड बनाया जा सकता है? फॉस्फोडाइस्टर। और आगे क्या ऐड किए जा सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है सबको ये? सबसे पहला स्टेप कौन सा था? डीनेचुरेशन। उसके बाद क्या था? एनीलिंग। वहां पर दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्या कर रहे थे? सेपरेट, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके। यहां पर हम क्या ऐड करते हैं? प्राइमर, हाइड्रोजन बॉन्ड को बना करके। एक बार ये प्राइमर लगा, उसके बाद अगला स्टेप कौन सा होता है? नाउ थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के दौरान क्या होता है बताइए? लेट्स से अगेन दिस इज फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस इज सेकंड स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड पर हमने क्या जोड़ दिए थे? यहां पर प्राइमर। क्या जोड़ दिए थे हमने? प्राइमर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनीलिंग। प्राइमर के दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड पर कौन सा ग्रुप होता है? OH। इधर भी कौन सा ग्रुप होगा? OH। अब याद कीजिए, यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोला जाता है इसे? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है जिसे हम बोलते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? मैं बताता हूं क्यों बोलते हैं। अभी के लिए कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स को उठाना और कहां पर लगा देना? इधर। कौन सा बॉन्ड बना के? फॉस्फोडाइस्टर। फिर दोबारा न्यूक्लियोटाइड को यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक नया स्टैंड बन जाता है। सो दिस इज फर्स्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये कौन सा हो गया हमारा? ये दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमने कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाए? दो। कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहे हैं? दो। स्टेप्स जरूर याद रखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहां पर वी हैव हाउ मेनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए? वन। हमको दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करना है? सेपरेट। सेपरेट करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। तो डीएनए को कितने टेम्परेचर पर हीट करेंगे? 94। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। दोनों स्टैंड्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट। उसके बाद टेम्परेचर को डिक्रीज करके कितना करते हैं? 50 से 60। क्या इधर OH है? नहीं। OH चाहिए तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्राइमर। प्राइमर हमको क्या प्रोवाइड करता है? OH, जिससे कि हम कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? फॉस्फोडाइस्टर। उसके बाद कौन सा एंजाइम का यूज करते हैं? टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाता है और नए स्ट्रैंड्स को बना देता है। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है सबको? तो कितने स्टेप्स होते हैं? 3। सबसे पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के दौरान दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? सेपरेट। एनीलिंग के दौरान क्या ऐड करते हैं? प्राइमर। एक्सटेंशन के दौरान क्या ऐड किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर? स्ट्रैंड। ठीक है। सो एक्सटेंशन के दौरान क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या ऐड किए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। एंड इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड टैक डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, एक्सटेंशन कितने टेम्परेचर पर होता है? एक्सटेंशन अकर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पर होगा? 72। एक बात सुनो, आपने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है ना अभी? एंजाइम, एंजाइम भी नहीं पढ़ा है? आपने इतना तो मतलब जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क्स एट द टेम्परेचर ऑफ 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर एंजाइम कितने टेम्परेचर पर काम करते हैं? 25 से 40। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसे? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ध्यान से सुनना। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करता है। वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करे, ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। यानी कि अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर। अगर टेम्परेचर इससे कम होगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। दोनों ही सिचुएशन में एंजाइम काम नहीं करेंगे। अगर एंजाइम को काम करना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 40। इसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखिए, डीनेचुरेशन के दौरान टेम्परेचर कितना था? 94। एनीलिंग के दौरान कितना था? 50 से 60। एक्सटेंशन के दौरान कितना है? 72। किसी भी समय पर आप देख लो, टेम्परेचर 40 से क्या है? ज्यादा। और अगर टेम्परेचर 40 से ज्यादा होगा तो एंजाइम क्या हो जाना चाहिए? डीनेचर। लेकिन फिर भी टैक डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। कोई भी ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम। क्या बोला जाता है इन्हें? थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो कैसा एंजाइम है ये? थर्मोस्टेबल एंजाइम। दैट मींस इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। बात समझ में आ रही है?
पक्का क्लियर है सबको? और इसको निकाला कहां से जाता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस। क्या बोलते हैं इस बैक्टीरिया को? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस से हमने टी लिया, एक्वेटिकस से एक्यू लिया, क्या बन गया ये? टैक। टैक डीएनए पॉलीमरेज। याद रहेगा? पक्का क्लियर है? पीसीआर में हम क्या करते हैं? डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। इन विवो और इन विट्रो? इन विट्रो। इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स? 3। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। टेम्परेचर याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। पॉलीमराइजिंग एंजाइम कौन सा होता है? टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम। कहां से निकाला जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से। क्लियर है सब कोई? पक्का समझ में आया? तो अगर आप एक बार पीसीआर की साइकिल को रोटेट करेंगे तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से कितने बने? 2। अगर आप 2 बार रोटेट करेंगे तो 2 से कितने बनेंगे? 4। 4 3 बार रोटेट करेंगे तो कितने बनेंगे? 8। ऐसे ही अगर आप लेट्स से आफ्टर आफ्टर नियरली 30 साइकिल, अगर आप ऐसे ही करीब 30 साइकिल्स को रिपीट करें, सो नियरली 1 बिलियन कॉपी ऑफ डीएनए विल बी प्रोड्यूस्ड। कितनी बिलियन कॉपीज बन जाती हैं? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए विल बी प्रोड्यूस्ड। याद रहेगा इतना? पक्का क्लियर है सबको ये? कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहले हमने डीएनए को क्या किया था? आइसोलेट। उसके बाद डीएनए को क्या किया था? डाइजेस्ट। फिर डीएनए के फ्रैगमेंट्स को किसके बेसिस पर सेपरेट किया था? साइज के। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद जो डीएनए हमने सिलेक्ट किया उसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी कैसे बनाई? पीसीआर। कॉपीज बन गई हमारे पास। अब किसी एक कॉपी को हम निकालेंगे और उस कॉपी को हम किसके साथ जोड़ते हैं? वेक्टर के साथ। किसके साथ जोड़ेंगे? वेक्टर के साथ। सो नाउ डीएनए इज लाइगेटेड, डीएनए इज लाइगेटेड ऑन वेक्टर। डीएनए को किसके ऊपर जोड़ दिया जाता है? वेक्टर के ऊपर। और वेक्टर मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है। डीएनए को किस पे जोड़ा जाता है? वेक्टर। अब वेक्टर हमारे डीएनए को कहां पर डिलीवर करेगा? होस्ट में। कहां डिलीवर करेगा? होस्ट में। ठीक है। सो और उसके बाद क्या होता है? नाउ दिस डीएनए और वी कैन से जीन, डीएनए या हमारा जीन, इट विल बी एक्सप्रेस्ड इनटू होस्ट। ये किसके अंदर एक्सप्रेस होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इनटू होस्ट। क्लियर है सारे स्टेप्स ये? सबसे पहला स्टेप कौन सा था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमने डीएनए को क्या किया? आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद डीएनए को हमने क्या किया? डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद हमने डीएनए के फ्रैगमेंट को साइज के बेसिस सेपरेट किया। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक फ्रैगमेंट को निकाला, उसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाई, किससे? पीसीआर से। उसमें से एक कॉपी को निकाला और किसके साथ जोड़ा? वेक्टर के साथ। वेक्टर डीएनए को कहां पर लेकर के जाएगा? होस्ट में। होस्ट में जाने के बाद डीएनए क्या करेगा? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस होने के बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोला जाता है इसे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जल्दी नोट कीजिए इसको। पीसीआर समझ में आई? वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट याद है? सिलेक्टेबल मार्कर वगैरह सब पहले पढ़ चुके हैं हम वो। फिजियोलॉजी रिवाइज कर लेना। पूरा फिजियो, पूरा बायोटेक है टेस्ट में। हाँ, कितने क्वेश्चन? यार ये क्या बात हुई यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। तुम पेपर ही मांग लो ना। देखो, फिजियोलॉजी से नीट एग्जाम में आते हैं करीब 14 से 15 क्वेश्चन। एटलीस्ट 13 टू 15 के बीच में मान लो। ऑन ए सेफर साइड लेट से 15 क्वेश्चन। बायोटेक से आते हैं करीब 7 से 8 क्वेश्चन। तो टोटल कितने? मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। तो वहां से आ गए आपके 14 से 15 क्वेश्चन, यहां से आ गए 7 से 8, तो करीब 22-23 क्वेश्चन हो गए। तो ये, हाँ, आपके खाते में।
तो ये टेस्ट अच्छे से दो। ऑलमोस्ट नीट एग्जाम के 22 से 23 क्वेश्चन का सवाल है, आपके प्रिपेयर हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। 6 चैप्टर फिजियोलॉजी के, 2 चैप्टर बायोटेक के, आधा जूलॉजी का पेपर हो जाएगा। हाँ, क्या पीओआई? तो बॉटनी में आ रहा होगा ना। मॉर्फोएनाटॉमी भी आ रहा है, बट फिर तो यार, फिर तो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। पीओआई और एमबीआई से कितने क्वेश्चंस आते हैं? उसमें भी 8 से 10 है ना, 8 से 10। 6-7? भाई फिर तुम्हारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है यार, 6-7 नहीं आते हैं। एक ही बार दिया है फिर इसका मतलब तुमने पेपर। तब तो सही है यार, कॉकरोच फ्रॉग एनिमल किंगडम भी दे देना चाहिए। जल्दी लिखो ये इसको। अच्छा एक चीज बताओ, पीसीआर से रिलेटेड ही है। whenever any pathogen enters in your body, कभी भी कोई पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आता है, ये फिजियोलॉजी के दौरान भी मैंने बताया था, तो वो ब्लड के अंदर ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, क्योंकि ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज्यादा होता है। कितना? 6,000 to 8,000। पैथोजन कितने ही आएंगे ब्लड में? 10, 20, 50, ज्यादा तो नहीं आएंगे। लेकिन डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? 6,000 to 8,000, 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इतने से ब्लड में 6 से 8 हजार डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी का काउंट ब्लड में क्या होता है? ज्यादा। इसीलिए पैथोजन हमेशा ब्लड से बाहर जाने की कोशिश करता है, ताकि वो बच सके। और जैसे ही वो बाहर गया, वो मल्टीप्लाई होता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, और जब अपने नंबर को पूरी तरीके से बढ़ा लेता है, तब कहां पर आता है? ब्लड में। और जब वो ब्लड में आएगा तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, डब्ल्यूबीसी उसका कुछ नहीं कर पाते, जिससे कि आपको डिजीज होती है, फिर उसके सिम्टम्स दिखते हैं। तब आप ब्लड टेस्ट करते हो। लेकिन शुरुआत में अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पैथोजन का कम नंबर होने के वजह से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। बात समझ में आ रही है? ब्लड टेस्ट में वो पैथोजन आपको कब दिखेगा? जब वो मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को बढ़ा चुका होगा। ठीक है, लेकिन तब तक तो डिजीज हो जाएगी, तब तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा उसको। क्या हो कि अगर हम पहले ही उसके मल्टीप्लाई होने से पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर लें, तब तो हम डिजीज को होने से रोक सकते हैं। तो जब ब्लड के अंदर उसका कंसंट्रेशन कम होता है, अगर उसी समय पर हम उस सैंपल को लें और उसको पीसीआर मशीन में डालें, और उस वायरस या बैक्टीरिया की जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना लें, 30 साइकिल आप घुमाइए, कितनी कॉपी बनेगी? 1 बिलियन। 1 बिलियन कॉपी को तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किसका डीएनए है ये। इसीलिए पीसीआर को डायग्नोस्टिक टेक्निक के तौर पर भी यूज किया जाता है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि कोविड के टाइम पर पीसीआर को यूज किया जाता था। हम सैंपल किसका लेते थे? म्यूकस का। म्यूकस के अंदर अगर कुछ छोटे मोटे वायरस अगर एक दो भी हैं, तो हम उसको किस में डालते थे? पीसीआर में। उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स को क्या कर देते थे? बढ़ा देते थे, जिससे कि उसकी कॉपीज क्या हो जाती थी? एम्पलीफाई। याद है या नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसको आरटीपीसीआर बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर।
हाँ जी, बिल्कुल इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो? बिना बिना सेपरेट किए आप कैसे स्टैंड्स बनाओगे? ये एक मिनट देखो यार, ये किसी और को भी ये डाउट है क्या? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। बोथ स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अनदर विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलूंगा। अगर मुझे दो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने हैं तो इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा या नहीं? या डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, पढ़ा है या नहीं? अब इसको मैं इन दोनों को क्या करता हूं, सेपरेट। अगर मैंने इन दोनों को सेपरेट किया, तब मैं इसको रेफरेंस टेम्पलेट मान करके मैं यहां पर क्या ऐड करूंगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते करते यहां पर क्या बन जाता है, एक नया स्ट्रैंड। ये नहीं पता है क्या तुमको यार? बोल। तो फिर यही तो तुम पूछ रहे हो, सेपरेट क्यों किया था? कौन सी टेक्निक? नहीं 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 नहीं, जोड़ा कहां पे? भाई सेपरेट तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो आप? ये देखो, इसको बोल रहा है ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। अरे यार, हद कर दी तुमने। हाँ, ये पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, ये बोल रहा है कि ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। रामायण खत्म हो गई, राम कौन है बोल रहा है ये। यार तुम खतरनाक इंसान हो यार, मतलब तुम तो कुछ ना कुछ खा पी के बैठे हो क्लास में। ऐसे इस लेवल पे नहीं पहुंचता कोई इतनी आसानी से। चलिए नेक्स्ट। लो यार, लिख लो जल्दी, चैप्टर खत्म करना है। देखो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट के लिए। अरे एक मिनट यार, देखो सुनिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था। क्या हमको पूरा डीएनए चाहिए या उसका एक छोटा जीन चाहिए? जीन। तो हमने डीएनए को क्या किया, कट। कट करने के बाद उसको हमने किसके बेसिस पर सेपरेट किया, साइज। फिर एक पर्टिकुलर लेंथ का डीएनए हमने निकाला। उसकी हमने मल्टीपल क्या बनाई, आइडेंटिकल कॉपी। उसमें से एक कॉपी को लिया, किसके साथ जोड़ा, वेक्टर। वेक्टर हमारे डीएनए को कहां ले जाएगा, होस्ट में। होस्ट के अंदर हमारा जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्या बनता है, प्रोडक्ट। यही तो पढ़ा था ना हमने। भाई ये हमारा डीएनए है, इसको मैंने किसके साथ जोड़ा, वेक्टर के साथ। और वेक्टर मेरे डीएनए को कहां पर ट्रांसफर कर देगा, होस्ट में। किसमें ट्रांसफर कर दिया इसने, होस्ट में। होस्ट में आने के बाद डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। और यही प्रोटीन हमको चाहिए था। ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था हमने, याद है या नहीं? एक मिनट के लिए सुनिए। देखिए, हमने मान लो जीन को निकाला ह्यूमन के अंदर से। कहां से निकाला, ह्यूमन के अंदर से। ये जीन किसका है, ह्यूमन का। लेट्स से दिस जीन इज कोडिंग फॉर व्हाट, इंसुलिन। किसके लिए कोड कर रहा है ये, इंसुलिन। जीन किसका है, ह्यूमन का। लेकिन इस इंसुलिन के जीन को मैंने किस में डाला, इकोलाई में। किस में डाला मैंने, इकोलाई में। ओरिजिनली ये जीन पाया कहां पर जाता है, ह्यूमन में। लेकिन हम इसको एक्सप्रेस कहां करा रहे हैं, इकोलाई में। क्या इकोलाई और ह्यूमन डिफरेंट हैं, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस होस्ट को क्या बोला जाता है, हेट्रोलोगस होस्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। बात समझ में आ रही है? एक ऑर्गेनिज्म के जीन को निकाला, दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको डाला, और उसके अंदर उसे एक्सप्रेस कराया, और क्या बनाया हमने, प्रोटीन।
बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? अगर मैं एक ह्यूमन का जीन निकाल करके दूसरे ह्यूमन में डालूंगा तो क्या बोलेंगे उसे? होमोलोगस। अगर मैं ह्यूमन का जीन निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? हेट्रोलोगस। क्या बोला जाता है? हेट्रोलोगस। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही मैंने होस्ट के अंदर इस जीन को डाला, इस जीन का क्या होगा? एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन। इस होस्ट को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलोगस होस्ट। क्या बोला जाता है इसे? हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर डीएनए एक्सप्रेस होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोला जाता है इसे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और इस प्रोटीन को हम होस्ट के अंदर से प्यूरिफाई करके निकाल सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक मिनट सुनिए। इंसुलिन के जीन को कहां से निकाला? ह्यूमन से। डाला किसमें? इकोलाई में। होमोलोगस है या हेट्रोलोगस? हेट्रोलोगस। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। लेकिन एक इकोलाई के अंदर आप कितना प्रोटीन बना लेंगे? नॉमिनल। इकोलाई तो हमको दिखता भी नहीं, इतना छोटा है। इस एक इकोलाई के अंदर क्या हम ज्यादा मात्रा में कमर्शियली लार्ज स्केल पर हम प्रोटीन को बना सकते हैं? नहीं। ये क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। अगर आपको लार्ज स्केल पर इस प्रोडक्ट को बनाना है, अगर आप लार्ज स्केल पर इस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो हमको कुछ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स का यूज करना पड़ता है। और इन लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स। क्या बोला जाता है इनको? बायोरिएक्टर। ये ध्यान से सुन लेना भाई, ये रीड भी कर लेना एनसीईआरटी में से, बहुत ही बोरिंग है ये। देखो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? ये कुछ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं जिनके अंदर हम न्यूट्रेंट मीडियम डालते हैं, होस्ट को डालते हैं, वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। तो बायोरिएक्टर्स होते क्या हैं? दीज आर लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स। कैसे वेसल्स होते हैं ये? लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स। सो दीज आर large cylindrical vessels which provide suitable condition which provides suitable condition for growth of microbes, यानी कि होस्ट। ये कुछ बड़े बड़े सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं, ध्यान से सुनिए। ये हमारे पास एक बड़ा सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर हमने क्या सप्लाई कर दिए हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब जो होस्ट हमने, जिस होस्ट के अंदर, इकोलाई के अंदर हमने जो जीन डाला था, इस होस्ट को मैं किसके अंदर रख देता हूं? किसके अंदर रखा मैंने? बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट। क्या ये इकोलाई न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा? करेगा। ये साइज में ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो कितने सेल बने? दो। दो से कितने बनेंगे? चार। ऐसे जैसे जैसे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेंगे, ये डिवाइड होंगे, इनका नंबर क्या होगा? इंक्रीज। तो जहां पर आप खाली एक इकोलाई के अंदर अपने प्रोटीन को बना रहे थे, अगर आप इस इकोलाई को न्यूट्रिएंट के अंदर ग्रो करवाएंगे तो एक इकोलाई से मिलियंस और बिलियंस ऑफ इकोलाई बन जाते हैं, और उन सबके अंदर क्या सिंथेसाइज होगा? प्रोटीन। और इस प्रोटीन को फाइनली हम प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर बनाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? बायोरिएक्टर्स। और बायोरिएक्टर होते क्या हैं? दीज आर लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स विच प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर माइक्रोब्स ग्रो होते हैं और उनके अंदर हमारा प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है। इन बायोरिएक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है? देयर कैपेसिटी कैन बी 100 टू 1000 लीटर। कितनी हो सकती है कैपेसिटी? 100 से 1000 लीटर के बीच में। और इनको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तब किसका यूज किया जाता है? बायोरिएक्टर का। और बायोरिएक्टर के अंदर किस प्रकार की कंडीशन मिलती हैं? बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इन सारी ऑप्टिमम कंडीशंस को हम किसके अंदर मेंटेन करते हैं? बायोरिएक्टर के अंदर, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रॉपरली ग्रो हो सके। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था बायो प्रोसेसिंग में, याद है या नहीं? बायो प्रोसेसिंग के दौरान क्या बताया था? हमें किस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है? स्टेराइल, ताकि बाहर से कोई जर्म इसके अंदर सेटल ना हो। जिस ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करवाना चाहते हैं, खाली वही ऑर्गेनिज्म ग्रो हो। सो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल, क्या यूज करेंगे हम? बायोरिएक्टर। कैसे वेसल्स होते हैं? सिलेंड्रिकल। कैसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ये? ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ये बायोरिएक्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। एनसीईआरटी खोलो, उसके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन वैसा नहीं बनेगा, ठीक है? वैसा ही बनना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला बायोरिएक्टर कौन सा होता है? सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। देखिए एक मिनट के लिए, कैसे वेसल्स होते हैं? दीज आर लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल। कैसे वेसल्स होते हैं? लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल्स, ठीक है? अच्छा, अगर इनके बेस को देखा जाए तो इनका बेस कैसा होता है? कर्व्ड। कैसा बेस होता है? कर्व्ड। टॉप वाले एरिया को देखेंगे, ये भी कैसा होता है? कर्व्ड, ठीक है? बीच में यहां पर आप देखते हैं कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या पाया जाता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेरर। ध्यान से सुन लो, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टेरर। इसको क्या बोला जाता है? स्टेरर। सो दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेरर। और ये स्टेरर किससे जुड़ा होता है? इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? मोटर। किससे जुड़ा होता है ये? मोटर। अच्छा, मोटर रोटेट होगी, जब मोटर रोटेट होगी तो क्या ये स्टेरर भी रोटेट होगा? बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? एक और चीज ध्यान से सुनना, इस स्टेरर के दोनों तरफ आपको क्या मिलते हैं? ब्लेड्स। स्टेरर के दोनों तरफ क्या होते हैं? ब्लेड्स। और इन ब्लेड्स को बोला जाता है इम्पेलर्स। इन ब्लेड्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पेलर। ब्लेड्स आर कॉल्ड इम्पेलर्स। इन ब्लेड्स को हम बोलते हैं इम्पेलर्स। इतनी बात समझ में आ रही है? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है? बीच में रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरर। ये किससे कनेक्टेड होता है? मोटर। मोटर रोटेट होगी तो स्टेरर भी क्या करेगा? रोटेट। और स्टेरर के दोनों तरफ क्या होते हैं? ब्लेड्स। ये ब्लेड्स भी क्या करते हैं? रोटेट। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? नीचे से हम क्या करते हैं? यहां पर नीचे से आप देख सकते हैं कि इधर एयर पास की जाती है। क्या पास की जाती है? एयर। अच्छा, ये एयर भी कैसी होती है? दिस एयर इज अ काइंड ऑफ स्टेराइल एयर। कौन सी एयर होती है? स्टेराइल। हम एटमॉस्फेरिक एयर को इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर क्या होते हैं? हार्मफुल जर्म्स। अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर को इंजेक्ट कर देंगे तो जर्म्स भी अंदर चले जाएंगे, और जर्म्स को अगर न्यूट्रेंट मिलेगा तो जर्म्स भी साथ में ग्रो होंगे। खाली आपका होस्ट ग्रो नहीं होगा, जर्म्स भी ग्रो होंगे। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको? तो यहां से हम किस प्रकार की एयर पास करते हैं? स्टेराइल एयर। स्टेराइल एयर के साथ अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन। और इसके अंदर हमने रखा क्या है? न्यूट्रिएंट्स। किसको रखते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स को। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? अब यहां पर जब मोटर रोटेट होगी, मोटर के रोटेट होने से स्टेरर भी रोटेट होता है, इंपेलर्स भी घूमते हैं, और इंपेलर के घूमने के वजह से इस तरीके के बायोरिएक्टर के अंदर न्यूट्रिएंट का प्रॉपर मिक्सिंग होता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बस इतनी बात याद रखनी है। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर स्टेरर के घूमने के वजह से, ब्लेड्स के घूमने के वजह से न्यूट्रिएंट की प्रॉपर मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रकार के बायोरिएक्टर को यूज करने का एडवांटेज क्या है? इसके अंदर क्या होता है? स्टेरर, जो कि हमेशा क्या करेगा? रोटेट। ब्लेड्स भी क्या करते हैं? रोटेट। जिसके वजह से न्यूट्रिएंट की क्या होती है? प्रॉपर मिक्सिंग और ऑक्सीजन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इतनी बात याद रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? तो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर का एडवांटेज क्या होता है? इट्स मेन एडवांटेजेस, इट इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है ये? इट इंश्योर्स प्रॉपर मिक्सिंग। It ensures proper mixing and even distribution of, proper mixing and even distribution of, proper mixing and even distribution of nutrients and oxygen, nutrients and oxygen. सो इस तरीके के बायोरिएक्टर के अंदर हम न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं, और इसको पूरी तरीके से हम बायोरिएक्टर के हर एक कोने में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर कैसा होता है? दीज आर लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल्स विद फ्लैट बेस और कर्व्ड बेस। कर्व्ड बेस, इनके अंदर क्या होता है? स्टरर। स्टरर के दोनों तरफ क्या होते हैं? इंपेलर। ये किससे कनेक्टेड होता है? मोटर। मोटर के रोटेट होते ही स्टरर भी क्या करेगा? रोटेट। ब्लेड्स भी क्या करते हैं? रोटेट, जिससे कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की क्या होती है? प्रॉपर मिक्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? अगर आप ऐसा प्रोसेस करवाना चाहते हैं जिसके अंदर पूरे के पूरे मीडियम के अंदर, पूरे रिएक्टर के अंदर न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग हो, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो सबसे बेस्ट रिएक्टर कौन सा है? सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। याद रहेगा ये? इसी के जैसा एक दूसरा भी रिएक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाज्ड।
इसको बोला जाता है स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दिस इज कॉल्ड स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। पिछला वाला कैसा था? सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये कैसा है? स्पार्स्ड। दिस इज कॉल्ड स्पार्स्ड बायोरिएक्टर। स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है? थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस समझ लो इसको। अगेन दीज आर व्हाट? दीज आर लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल। कैसे वेसल्स होते हैं ये? लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल होते हैं। अच्छा, पिछले वाले में बेस कैसा था? पिछले वाले में बेस कैसा था? कर्व्ड। यहां पर बेस कैसा होता है? फ्लैट। यहां पर बेस कैसा होता है? फ्लैट। और ये टॉप वाला एरिया भी कैसा होता है? फ्लैट होता है। याद रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में इधर भी आपको क्या मिलता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्टेरर। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टेरर। सो दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? स्टेरर। इसको हमने बोल दिया यहां पर स्टेरर। सो लेट्स से दिस इज स्टेरर। अच्छा, पिछले वाले रिएक्टर में स्टेरर के दोनों तरफ क्या मिल रहे थे? इंपेलर्स। क्या मिल रहे थे? इंपेल। लेकिन यहां पर इंपेलर्स नहीं होते। यहां पर इंपेलर्स नहीं होते। याद रहेगा, यहां पर इंपेलर नहीं होते। यहां पर स्टेरर का डिजाइन भी थोड़ा सा अलग होता है। एंड दिस स्टेरर इज कनेक्टेड टू व्हाट? ये किससे कनेक्टेड रहता है? मोटर से। अंदर हमने किसको क्या लिया है? यहां पर न्यूट्रिएंट्स। क्या लिए हैं हमने इधर? न्यूट्रिएंट्स। एक बात और सुनिए, नीचे यहां पर नीचे से हम किस प्रकार की एयर पास करते हैं? स्टेराइल एयर। कैसी एयर पास करी जाती है? सुनना ध्यान से, एक मिनट सुनिए। यहां से हम कैसी एयर पास करते हैं? स्टेराइल। यहां भी स्टेराइल एयर ही पास करी जाती है, लेकिन ये एयर प्रेशर के साथ पास करी जाती है। विच टाइप ऑफ एयर इज इंजेक्टेड? प्रेशराइज्ड एयर। कैसी एयर इंजेक्ट की जाती है? प्रेशराइज्ड। सुनना ध्यान से, यहां पर खाली हम नॉर्मली स्टेराइल एयर को इंजेक्ट कर रहे थे। यहां पर भी स्टेराइल एयर ही डाली जाती है, लेकिन प्रेशर के साथ। आप इमेजिन कीजिए, लेट्स से बकेट इज फुल ऑफ वाटर। एक बकेट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। नीचे से अगर आप उसके अंदर एयर पास करोगे प्रेशर से, तो क्या उस बकेट के अंदर वाटर में बबल्स उठेंगे या नहीं? क्या आप ये विजुअलाइज कर सकते हो? अगर बकेट के बेस पे से आप एयर इंजेक्ट करेंगे तो क्या बबल्स बनेंगे वाटर के अंदर? सिमिलरली अगर आप यहां से प्रेशर के साथ एयर को इंजेक्ट करेंगे, तो क्या इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बबल्स बनने चाहिए? यार समझ में आ रहा है या नहीं? इसके अंदर बबल्स बनने, तो जैसे ही हमने प्रेशराइज्ड एयर पास करी, प्रेशराइज्ड एयर के पास होते ही न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या बनने लगते हैं? बबल्स। क्या बनने लगते हैं? इसके अंदर बबल्स बनते हैं। और इन बबल्स के बनने के वजह से, ध्यान से सुनना, इन बबल्स के बनने के वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज। सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई, लंग्स के अंदर एल्वेलाई, एल्वेलाई कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, बड़ी? बहुत बहुत छोटी हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेस्कुलर बैग्स। कितनी एल्वेलाई होती हैं? 300 मिलियन। इतनी एल्वेलाई होने का फायदा क्या है? लंग्स का सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो जितने ज्यादा छोटे बबल्स बनेंगे, उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी क्या होता है? ज्यादा। ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं, तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट रिएक्टर कौन सा होता है? स्पार्श टैंक। क्योंकि हम कैसी एयर पास करते हैं? प्रेशराइज्ड। प्रेशर से आप एयर डालेंगे तो अंदर क्या बनते हैं? बबल्स। बबल के बनने के वजह से सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज। और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है सबको? अच्छा, कभी कभी यहां पर कुछ लार्ज बबल्स भी बन जाते हैं, यहाँ पर बड़े बबल्स भी बन जाते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए देखिए, ये जो यहाँ पर स्टिरर है, ये इस तरीके से भी घूमता है, लेफ्ट एंड राइट। ये इस तरीके से भी घूमेगा, रोटेट करेगा। और दूसरी चीज, ये ऊपर नीचे भी इस तरीके से घूमता है। मतलब ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी मूव करेगा। तो जो बड़े बबल्स बन जाते हैं, ये उसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है छोटे छोटे बबल्स में, जिससे कि दोबारा सरफेस एरिया क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। दोनों बायोरिएक्टर के अपने एडवांटेज हैं। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर का एडवांटेज क्या है? उसके अंदर क्या होते हैं? इंपेलर्स, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की क्या होती है? मिक्सिंग और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्पार्श टैंक के अंदर सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर ज्यादा होता है। क्लियर है सबको ये? अगर आपका गोल है कि भाई आप न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को प्रॉपरली मिक्स करना चाहते हैं, तो कौन सा रिएक्टर यूज करेंगे? सिंपल स्टर्ड टैंक। अगर आपका गोल है कि नहीं, ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को बढ़ाना है, ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? स्पार्श। दोनों के एडवांटेज क्लियर है?
पक्का समझ में आया? सिंपल स्टर्ड टैंक का बेस कैसा होता है? कर्व्ड। इसका बेस कैसा होता है? फ्लैट। वहां पर इंपेलर कैसे घूमता है? रोटेट। यहां पर रोटेट भी करेगा और अप एंड डाउन भी मूव करता है। याद रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर स्टरर में क्या थे? इंपेलर। यहां पर इंपेलर्स नहीं होते। वहां कैसी एयर पास करी जाती थी? स्टेराइल। यहां पर कैसी एयर पास करते हैं? प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज एयर पास होने की वजह से इधर क्या बनेंगे? बबल्स। उधर कोई भी बबल्स नहीं बन रहे थे। वहां पर न्यूट्रिएंट की प्रॉपर मिक्सिंग होती है और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसफर ज्यादा होता है। क्लियर है सबको ये? पक्का समझ में आया? अब चाहे सुनिए, चाहे स्पार्ज टैंक हो या स्टर्ड टैंक हो, दोनों है तो बायोरिएक्टर। दोनों के अंदर रखा क्या है हमने? न्यूट्रिएंट। दोनों के अंदर ही हम ग्रो किसको करवा रहे हैं? माइक्रोब्स को। दोनों के अंदर हम किसे ग्रो करवा रहे हैं? माइक्रोब्स को। इसका मतलब दोनों के ही अंदर हम क्या कर रहे हैं? कल्चर। क्या कर रहे हैं दोनों में? कल्चर। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? दोनों के अंदर हम क्या करते हैं? यहां पर कल्चर करते हैं। तो किसी भी बायोरिएक्टर के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? कल्चर। अब ध्यान से सुना, ये लास्ट है। कल्चर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने प्रकार के कल्चर होते हैं? दो। फर्स्ट टाइप ऑफ कल्चर इज कॉल्ड बैच कल्चर। क्या बोला जाता है इसे? बैच कल्चर। सेकेंड टाइप ऑफ कल्चर इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कल्चर। क्या बोलते हैं इसे? कंटिन्यूअस कल्चर। दो प्रकार के कल्चर होते हैं, बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा होगा, याद है या नहीं? पढ़ लिया है ना? उसके अंदर आपने ग्रोथ के बारे में पढ़ा होगा। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल। जे शेप्ड कर्व किस में आता है? एक्सपोनेंशियल। और एस शेप्ड कर्व किस में आता है? लॉजिस्टिक। याद है या नहीं? न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड किस में होते हैं? जे शेप्ड में। लिमिटेड किस में होते हैं? एस शेप में। ग्रोथ हमेशा किस में होगी? जे शेप्ड वाले में। और ग्रोथ पहले होती है फिर कांस्टेंट हो जाती है एस। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा है आपने या नहीं? तो कितने प्रकार के कल्चर होते हैं यहाँ पर? दो। पहला कौन सा है? बैच। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस। समझ लेना ध्यान से, समझ नहीं आता है प्लीज। लेट्स से दिस इज व्हाट बायोरिएक्टर। ये हमारे पास क्या है? बायोरिएक्टर। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? इनलेट। सुनो एक मिनट के लिए। इस इनलेट से मैंने क्या इंजेक्ट करे? क्या डाल दिया मैंने इस इनलेट के जरिए? न्यूट्रिएंट्स। क्या ऐड कर रहा हूं मैं? न्यूट्रिएंट। तो मान लीजिए मैंने बायोरिएक्टर के अंदर क्या ऐड कर दिए हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट को ऐड करने के बाद मैं इस पूरे चैम्बर को सील कर देता हूं। प्रोसेस के दौरान ना तो कुछ इसके अंदर डाला जाएगा, ना इसके अंदर से कोई प्रोडक्ट निकाला जाएगा। जो भी न्यूट्रिएंट ऐड करने होते हैं मैं प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले ऐड कर देता हूं। उसके बाद इस रिएक्टर को मैंने क्या कर दिया? सील। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अंदर जो सेल्स हैं, अभी सेल का नंबर क्या है? कम। न्यूट्रिएंट क्या है? ज्यादा। तो सेल को न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं? भाई सेल के लिए तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है। तो ये सेल न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा, ग्रो होगा, साइज में डिवाइड होगा। एक से कितने सेल बने? दो। दो से कितने बनेंगे? चार। ऐसे करके 100, 200, 1000, 2000, ठीक है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, दिस टाइप ऑफ सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये बायोरिएक्टर पूरी तरीके से किससे भर जाएगा? सेल से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई सेल की पॉपुलेशन, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है? अरे बढ़ रही है या नहीं? माइक्रोब की पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन जब माइक्रोब की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? कम। न्यूट्रिएंट्स क्या है? लिमिटेड। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? कम। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे सेल्स जो बने हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कंज्यूम करेंगे? न्यूट्रिएंट। धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? खत्म। और न्यूट्रिएंट के खत्म होते ही इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? बंद। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? शुरुआत में देखिए, जब न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, उस समय पर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? कम। ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? स्लो। जब न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाते हैं तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? जैसे ही सारे न्यूट्रिएंट खत्म हुए, ये कल्चर क्या हो जाएगा? बंद। उसके बाद हम इसके अंदर से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस प्रकार के कल्चर को क्या बोला जाता है? बैच कल्चर। क्या बोलते हैं इसे? बैच कल्चर। बैच कल्चर के दौरान न्यूट्रिएंट को कब ऐड किया जाता है? प्रोसेस शुरू होने से पहले या प्रोसेस के दौरान? प्रोसेस शुरू होने से पहले। जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय पर क्या कोई भी न्यूट्रिएंट डाला जाता है? नहीं। इसका मतलब न्यूट्रिएंट क्या है? लिमिटेड। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? कम। और जब सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। याद रहेगा या नहीं? ऐसे कल्चर को हम क्या बोलते हैं? बैच कल्चर। ठीक है। सो ड्यूरिंग बैच कल्चर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। ड्यूरिंग बैच कल्चर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इनिशियली।
इनिशियली यानी कि बिफोर बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक ही बार न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इनिशियली ओनली फॉर वंस, खाली एक बार न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। प्रोसेस के दौरान हम कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, न्यूट्रिएंट खत्म हुए तो ये कल्चर का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, खत्म। शुरुआत में आप देखेंगे माइक्रोब्स का नंबर क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होने के बाद जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो। जब न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। किस प्रकार का कर्व मिलेगा यहां पर आपको, सिग्मोइड कर्व। कौन सा कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व। इसको आप रिलेट कर सकते हैं लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से। किस प्रकार की ग्रोथ है ये, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कहती है, नेचर के अंदर कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होता, रिसोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेस क्या हो जाते हैं, कम। तो पहले तो ग्रोथ रेट बढ़ता है, जब रिसोर्सेस कम हो जाते हैं तो ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, स्लो। कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। पढ़ा है, लैग फेज, लॉग फेज, एसिम्प्टोट, कांस्टेंट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। उतना डिटेल में यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रहनी चाहिए। न्यूट्रिएंट खत्म तो कल्चर भी खत्म, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर हम प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट। दूसरा कल्चर कौन सा है, कंटिन्यूअस। इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस कल्चर। देखिए कंटिन्यूअस कल्चर के दौरान क्या होता है, इसमें भी मैंने मान लीजिए शुरुआत में क्या ऐड करें, न्यूट्रिएंट्स। हमने क्या ऐड कर दिए इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस शुरू होने से पहले। फिर इसके अंदर मैंने क्या डाला, होस्ट सेल, होस्ट माइक्रोब डाला। ये न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा, ग्रो होगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट क्या होने लगेंगे, कम। जब न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे तो मैंने दोबारा से क्या ऐड कर दिए, न्यूट्रिएंट। अगर मैं दोबारा से न्यूट्रिएंट ऐड कर दूंगा तो दोबारा न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब इन सबको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या नहीं, दोबारा ये क्या करेंगे, डिवाइड और अपने नंबर को बढ़ाएंगे। फिर कुछ समय बाद न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। मैंने दोबारा से क्या ऐड कर दिया, न्यूट्रिएंट। फिर दोबारा ये ग्रो होंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं, हमने एक ऐसी सिचुएशन बनाई है जिसमें हम बार बार न्यूट्रिएंट को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। इसका मतलब न्यूट्रिएंट इस केस में क्या है, अनलिमिटेड। और अगर न्यूट्रिएंट्स अनलिमिटेड हैं तो हमेशा ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, ग्रोथ। आप इस कल्चर को तब तक चला सकते हो जब तक आप न्यूट्रिएंट ऐड करते रहेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर। पिछला वाला न्यूट्रिएंट खत्म होने पर क्या हो जाता था, बंद। लेकिन क्या ये बंद होगा, नहीं। जब तक आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस कल्चर। क्या बोलते हैं इसे हम, कंटिन्यूअस कल्चर। सो इन दिस टाइप ऑफ कल्चर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, in this type of culture nutrients are added after regular interval, nutrients are added after regular interval। सो हर रेगुलर इंटरवल के बाद यहां पर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। और अगर आप बार बार न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे तो यहां पर कर्व कैसा आएगा, जे शेप। इस वाले फेस को हम क्या बोलते हैं, लॉग फेस, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेस। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमेशा कौन से फेस में मेंटेन रहेगी, एक्सपोनेंशियल फेस। क्या कभी भी ये ग्रोथ डिक्रीज होगी, क्या कभी भी ये ग्रोथ कांस्टेंट होगी, नहीं। सो ग्रोथ इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन, growth is always maintained in which phase, growth is always maintained in exponential phase, it is always maintained in exponential phase। इस तरीके के कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हमेशा कौन से फेस में मेंटेन किया जाता है, एक्सपोनेंशियल फेस में। कौन से फेस में मेंटेन करते हैं, एक्सपोनेंशियल फेस में। समझ में आया बायोरिएक्टर, ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, लिमिटेड चीजें याद रखनी है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, दीज आर लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल दैट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 100 से 1000 लीटर। ठीक है, इसके अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि माइक्रोब्स ग्रो हो सके। कितने टाइप के होते हैं, दो, सिंपल स्टर्ड टैंक और स्पाच टैंक। सिंपल स्टर्ड टैंक का एडवांटेज क्या है, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। स्पाच टैंक के अंदर क्या बनते हैं, बबल्स, जिससे कि सरफेस एरिया क्या होता है, इनकी इंक्रीज और ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी ज्यादा होता है। दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, कल्चर। अगर मैं न्यूट्रिएंट को खाली एक बार ऐड करता हूं तो क्या बोलूंगा, बैच कल्चर। अगर न्यूट्रिएंट को बार बार ऐड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। क्लियर है सबको ये, ठीक है। एक बस लास्ट टॉपिक यहां पर, एक बार जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसके बाद प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट।
अब प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोला जाता है इसे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए, बायोरिएक्टर के अंदर माइक्रोब्स का नंबर बढ़ेगा, जितना ज्यादा माइक्रोब का नंबर उतना ही ज्यादा क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट। एक बार जब कल्चर खत्म हो जाता है, बायोसिंथेसिस खत्म हो जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के दौरान हम क्या चीजें करते हैं? फर्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले हम यहां पर प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। देखो एक मिनट के लिए, भाई बायोरिएक्टर के अंदर हमने किनको ग्रो करवाया? माइक्रोब्स को। माइक्रोब के अंदर क्या है हमारा? जीन है। जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं? अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाहर निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं वो एंजाइम डालूंगा जिससे कि इनकी सेल वॉल क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट। फिर मैं कौन सा एंजाइम डालूंगा? लाइपेज, जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डाइजेस्ट होते ही सारा प्रोटोप्लाज्म कहां आ जाएगा? बाहर। प्रोडक्ट भी कहां आ जाएगा? बाहर। लेकिन क्या प्रोडक्ट अकेला है या इंप्योरिटी के साथ मिक्स है? इंप्योरिटीज के साथ मिक्स है। तो इसका मतलब मुझे पहले प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर प्रोडक्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। सो इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, ताकि इस प्रोडक्ट को हम लंबे समय तक यूज कर सके। ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, पहले प्यूरिफाई किया, फिर एक्सट्रैक्ट किया, फिर प्रिजर्वेटिव्स डाले, फिर उसको पैक किया और मार्केट में सेल कर दिया। बात समझ में आ रही है? इन तीनों स्टेप्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इन तीनों को मिला के बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बस इतना ही था चैप्टर। क्लियर है सबको? ये शुरुआत से याद है कुछ या भूल गए? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन इज बायोटेक्नोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके अगर अपने फायदे का प्रोडक्ट बनाया जाए तो क्या बोलेंगे? बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्टेड बिफोर 1970 ओल्ड, 1970 के बाद न्यू। ओल्ड में जीन ट्रांसफर नहीं होता, न्यू में जीन ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल ऑफ न्यू बायोटेक्नोलॉजी आर डीएनए वैक्सीन, दूसरा आईवीएफ, तीसरा इंसुलिन। याद है या नहीं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी कितने प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? दो, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस। अगर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट किया जा रहा है तो जेनेटिक। बायो प्रोसेसिंग का मतलब होता है बायोरिएक्टर के अंदर स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? दो अलग अलग डीएनए को मिला के जो नया डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना? 1972। किसने बनाया? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। वाइल्ड बैक्टीरिया से क्या निकाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सल्मोनेला से क्या निकाला? प्लाज्मिड। लाइगेज के मदद से दोनों को जोड़ा, क्या बना आपका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां ट्रांसफर किया? इकोलाई। इकोलाई क्या बन गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। याद है या नहीं? है पढ़ा था हमने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला एंजाइम, दूसरा वेक्टर, तीसरा होस्ट। पहला एंजाइम कौन सा चाहिए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर। अगर एंड से तोड़ रहा है एक्सो, बीच में तोड़ रहा है एंडो, पर्टिकुलर साइट पर कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडो। याद है या नहीं? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ऑलवेज कट एट अ साइट कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट। कितने न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती है? 4 to 6। दोनों तरफ से कैसे रीड होती है? सेम। इसीलिए क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट के सेंटर में काट रहा है तो कौन सा एंड बनेगा? ब्लंट एंड। सेंटर से दूर काट रहा है तो स्टिकी एंड। याद है या नहीं? लाइगेज दो फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है, कौन सा बॉन्ड बना के? फॉस्फोडाइएस्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट हमको क्या चाहिए? वेक्टर। वेक्टर वो एजेंट होते हैं जो जीन को कहां डिलीवर करते हैं? होस्ट में। वेक्टर की कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तीन। सबसे पहला उसके अंदर क्या होना चाहिए? ओराए। ओराए वो सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता। अगर ओराए है तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। याद है या नहीं? दूसरा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन होता है जिसके मदद से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। अगर वेक्टर के ऊपर डीएनए लगाना है तो वेक्टर को कट करना पड़ेगा या नहीं? कट कैसे करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद है ये?
कितनी क्लोनिंग साइट होनी चाहिए एक एंजाइम के लिए? एक। अगर एक से ज्यादा साइट होगी तो उसके क्या हो जाएंगे? फ्रेगमेंटेशन। पढ़ा था हमने ये, याद है सबको? उसके बाद वेक्टर अलग अलग टाइप के पढ़े हमने। सबसे पहला कौन सा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस और आउटसाइड न्यूक्लियस, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। प्लाज्मिड के पास खुद का ओराई होता है, तो ये रेप्लिकेशन के लिए क्रोमोसोमल डीएनए पर डिपेंड करेगा या अपने आप रेप्लिकेट करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा होता है? सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। एग्जांपल कैन बी पीबीआर 322, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड मेड बाय बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज। पीबीआर 322 में ओराई होता है, आरओपी होता है, सिलेक्टेबल मार्कर कितने होते हैं? दो, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। याद आ रहा है या नहीं? टोटल कितने एंजाइम्स के लिए साइट होती है? 8। कितने एंजाइम के लिए साइट होती है? 8। ठीक है। एम्पिसिलिन में कौन से एंजाइम्स कट करते हैं बताइए? PVU1, PST1, BAMH1, SAL1। याद है या नहीं? आरओपी के बीच में कौन सा होता है? PVU2, EcoR1, CLAV1, HINE3। याद है ये सीक्वेंस? पक्का याद है ये? ठीक है। तो एक चीज बताओ जरा, एक क्वेश्चन। लेट्स से इफ आई एम कटिंग PBR 322, ध्यान से सुनना। अगर मैं PBR 322 को कट करता हूं एक एंजाइम को यूज करके जिसे मैं बोलता हूं PVU2, जज्बाती मत हो ना, ध्यान से सुनो। आपको लगता होगा कि आता है, बिल्कुल आता है ये, ध्यान से सुनो। अगर मैं PBR 322 को कौन सा एंजाइम यूज करके कट कर रहा हूं? PVU2। PVU2 करके मैंने इसको क्या किया? कट। इसमें क्या डाला? फॉरेन डीएनए। उसके बाद इसे किस में डाल दिया मैंने? बैक्टीरिया में। अब बताइए बैक्टीरिया कौन से मीडियम में सरवाइव करेगा, कौन से मीडियम में सरवाइव नहीं करेगा? किसमें क्या करेगा? एम्पेसिलिन में सरवाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव करेगा। कितने बोल रहे हैं सरवाइव करेगा दोनों में? अबे अभी तो चिल्ला रहे थे नलायक को, अभी क्या हो गया? दोनों में सरवाइव करेगा। हद है यार, क्या तुम लोग भी सोचते नहीं हो कुछ भी। इधर देखो, ये समझ में नहीं आया था क्या? इधर कौन सा जीन है? एम्पिसिलिन। इधर कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन। ये कौन सा जीन है? आरओपी। PVU2 की साइड कहां होती है? PVU2 की साइड कहां होती है? आरओपी। अगर मैं PVU2 से कट करूंगा तो कौन सा जीन कट होगा? आरओपी। फॉरेन डीएनए किसके बीच में लगेगा? आरओपी। क्या एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन में फॉरेन डीएनए लगा? तो दोनों ही जीन क्या है? एक्टिव। यानी कि दोनों से क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन। यानी कि बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में भी सरवाइव करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी। आसान सा तो है यार ये क्वेश्चन। इफ आई एम कटिंग PBR 322 बाय यूजिंग एंजाइम EcoR1, किसमें सरवाइव करेगा? EcoR1 कहां कट करता है? यहां पर। ना एम्पिसिलिन है ना टेट्रासाइक्लिन, दोनों में सरवाइव करेगा। इफ आई एम कटिंग इट बाय यूजिंग BAMH1, तो किस सरवाइव करेगा? BAMH1 से क्या कट होगा? टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। एक्टिव क्या रहेगा? एम्पिसिलिन। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है सबको? इसी के जैसा एक दूसरा वेक्टर हमने पढ़ा था, कौन सा? PUC8 या PUC19। इसके अंदर कौन सा जीन होता है? लैक्जेड जीन। लैक्जेड जीन से कौन सा एंजाइम बनता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि किसको मेटाबोलाइज करता है? लैक्टोज। ये लैक्टोज को तोड़ के क्या बनाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बनते ही क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर को चेंज करके क्या देगा? ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू। तो ब्लू कलर आ रहा है तो लैक्जेड जीन क्या कर रहा है? एक्टिव है, काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कट करके बीच में क्या लगा दूं? फॉरेन डीएनए, तो लैक्जेड जीन क्या हो गया? इनएक्टिव। क्या ये एंजाइम बनेगा? क्या लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा? तो ब्लू की जगह कैसा कलर रहेगा? व्हाइट। व्हाइट है तो इसका मतलब जीन क्या है? इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि बीच में क्या लगा है? फॉरेन डीएनए। तो व्हाइट और ब्लू के मदद से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। याद है वो पूरा प्रोसेस पढ़ा था हमने? PBR 322 का ड्रॉबैक ये है कि दो अलग अलग प्लेट पर हमको कल्चर करना पड़ता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि एक ही प्लेट से काम बन जाता है। पढ़ा था हमने ये। ठीक है, प्लाज्मिड। उसके बाद अगर आप क्या नाम है, अगर आप फॉरेन डीएनए को प्लांट में, डाइकोट प्लांट में भेजना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल। इट मेनली इन्फेक्ट्स विच टाइप ऑफ प्लांट? डाइकोट। डाइकोट प्लांट की लीफ कैसी होती है? ब्रॉड। एग्जाम्पल कैन बी शुगर केन, सोयाबीन, कॉटन। क्या ये सीरियल को इन्फेक्ट करेगा?
सीरियल कैसे होते हैं? मोनोकॉट। एग्रोबैक्टीरियम किसको इन्फेक्ट करता है? डाइकॉट। एग्रोबैक्टीरियम में कौन सा प्लाज्मिड होता है? कौन सा प्लाज्मिड होगा? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के सेगमेंट को क्या बोलते हैं? टीडीएनए। टीडीएनए के अंदर क्या होता है आपका? टीआई जीन। पूरा टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है या इसका पार्ट? पार्ट। जो पार्ट ट्रांसफर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टीडीएनए। जैसे ही टीडीएनए प्लांट सेल में आया, उसके साथ क्या आ जाएगा? टीआई जीन। टीआई जीन क्या सिंथेसिस करवाता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिससे कि सेल का क्या होगा? रैपिड डिवीजन। और एग्रीगेटेड मास ऑफ एब्नॉर्मल सेल बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। याद है ये पूरा प्रोसेस? पक्का क्लियर है? So best vector to transform plant cell is agrobacterium. Best vectorless technique to transform plant cell is जीन गन, जिसको और क्या बोलते हैं? बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक में कौन से पार्टिकल यूज करते हैं? माइक्रो पार्टिकल। किसके बने होते हैं? गोल्ड डॉट। रिएक्टिविटी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा। उसके ऊपर क्या रैप करते हैं? डीएनए। और हाई वेलोसिटी में कहां बॉम्बार्ड करते हैं? प्लांट सेल में। याद आ रहा है ये? बेस्ट वेक्टर टू ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल, नॉर्मल रेट्रोवायरस और डिसआर्म्ड। बेस्ट वेक्टरलेस टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल, माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती, हम आसानी से निडल को पेनिट्रेट कर सकते हैं। याद आ रहा है? बेस्ट वेक्टर टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, दोनों ही यूज कर सकते हैं। याद रहेगा ये? और तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है? होस्ट। होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए कि वो अपने आप डीएनए को अपटेक कर ले? होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या करेगी? रेपेल। तो क्या डीएनए अपने आप जा पाएगा? नहीं। होस्ट को क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट। तो होस्ट सेल को किससे ट्रीट करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड से कौन सा आयन मिलेगा? कैल्शियम। कैल्शियम आयन की मदद से डीएनए अंदर जाता है या सरफेस पर बाइंड होता है? बाइंड होता है। किस पर बाइंड होगा? सरफेस पर। उसके बाद हम सेल को क्या करते हैं? हीट। कितने टेम्परेचर पर? 42। हीट करोगे तो लिपिड के मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? दूर। पोर का डायमीटर क्या होगा? इंक्रीज। और उससे डीएनए कहां आ सकता है? अंदर। फिर अगर मैं उसे कूल करूंगा तो मॉलिक्यूल कहां आएंगे? क्लोज। पोर क्या हो जाता है? बंद। ऑल्टरनेटिवली हीट कूल 42 पर हीट कूल करते हैं। इस मेथड को बोला जाता है हीट शॉक मेथड। याद आ रहा है या नहीं? कल पढ़ा था हमने ये। बाकी तो पढ़ा ही है आज। ठीक है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? किसको रिवाइज करा दूं? ये एनसीईआरटी प्लीज एक बार रीड कर लेना, स्पेशली बायोरिएक्टर के लिए। बायोरिएक्टर कल्चर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये लास्ट के जो एक दो पेज है थ्योरेटिकल है, वो पूरा एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए। ओके। एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट मंडे से।